Hello everyone. Today in this class we are going to start a new chapter of class 12 from the IBSC syllabus, chapter number 13, which is vector. So before the starting of the lesson, I want to introduce you what I am going to teach you in this chapter. First of all, we will study vector, about the vector definitions, and after it we will discuss representation of vector, and then position vector, and then direction ratios and direction cosines of a vector, and after it types of a vector, and after it concept of free vector. तो अपन क्या क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे? पहला अपना रहेगा वेक्टर, सेकंड अपना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, थर्ड अपन पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, और इसी में अपन डिस्कस कर लेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में भी यही में। फोर्थ अपन डिस्कस करेंगे डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। फिफ्थ अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, एंड लास्ट अपन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ठीक है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वो होगी सम ऑफ वेक्टर्स एंड देन मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इस टाइप से कंप्लीट चैप्टर को वन बाय वन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कैसे भी है अपन इसको स्टार्टअप देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? बेसिकली देखो, फिजिक्स में या मैथमेटिकली बात करें तो अपने पास टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। इन द अर्लियर क्लासेस और इन द लास्ट क्लास, all the students know very well what is the meaning of the vector quantity and what is the meaning of the scalar quantity. Scalar quantity means a quantity which has magnitude only, और वेक्टर का मीनिंग हो गया कि मैग्नीट्यूड है along with the direction also, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ वर्क करें तो उस टाइम में जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बात यहाँ तक? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं फोर्स लेता हूँ, तो फोर्स को अपन यूँ बोल देंगे भाई इतना फोर्स अप्लाई किया गया किसी आर्टिकल पे, और वो किस डायरेक्शन में हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टेड एक ऐसा मैग्नीट्यूड जो कि डायरेक्टेड हो, तो हम उस क्वांटिटी को क्या डिनोट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी से। और इसके अलावा यदि अपन बात करें हाइट है, लेंथ है, अब लेंथ है भाई 2 मीटर है, अब 2 मीटर किस डायरेक्शन में, वो तो लेंथ है, डायरेक्शन उसका डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। अब कोई जो अपन स्पीड की बात करते हैं, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे स्पीड के साथ में डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो हम समझ सकते हैं कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन मैथमेटिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी की डायरेक्शन होगी या किसी की डायरेक्शन है या नहीं है, किस डायरेक्शन में, ये सभी चीज़ें फिजिक्स में काम में आती हैं। मैथ्स में क्या है? मैथ्स बस एक प्रैक्टिकली अप्रोच है, हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी वो डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया वेक्टर। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है बात यहाँ तक? सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। चलो, अब देखो, वेक्टर बेसिकली एक लाइन होती है और जिसकी डायरेक्शन है यू मान लो, ऐसे करके मान लो। तो ये मैंने लिया पॉइंट ए और ये ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया P और यहाँ पे ले लिया Q, ये भी मान लो C ले लिया, ये D ले लिया। ठीक है, यहाँ तक इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में, इसकी डायरेक्शन इस ये है और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। तो जिस साइड में डायरेक्शन होगी वो तो हेड पोर्शन होगा, और जिस
इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल, और इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा हम सभी जानते हैं कि इसको ए भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनिशियल पॉइंट पहले, टर्मिनेटिंग पॉइंट बाद में, या फिर टेल पार्ट पहले और हेड पार्ट बाद में। सिमिलरली यहाँ पर अपन बोल सकते हैं पी क्यू, और इसको बोलेंगे अपन डी सी। ये मत बोल देना डी एंड सी इस टाइप से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर हमेशा ऐसे ही डिनोट किया जाता है, ऐसा कोई मेथड नहीं है वेक्टर को डिनोट करने का। तो ये बेसिकली छोटा सा है, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। थर्ड देखो अपन डिस्कस करते हैं, इसी में आ जाता है कि अपन ने देखो दो चीजें डिस्कस की है यहाँ पे। अब चलो मान लो कि ये वेक्टर आपका ए बी वेक्टर में इसको यदि किसी एक सिंबॉलिक या किसी दूसरे एक सिंबल से डिनोट करना चाहे तो अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर भी ले सकता हूँ, इसको कुछ भी बी वेक्टर मान लो, इसको सी वेक्टर मान लो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप समझ जाओगे स्टेप बाय स्टेप। यदि जब क्वेश्चंस करेंगे अपन, प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करेंगे, या कुछ अपन बुक के क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ एग्जांपल सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम से ऑटोमेटिक ये समझ में आते रहेंगे कि हमें क्या करना है। एक्चुअली हमें पहले तो अपनी बिगनिंग है, तो हम ये समझेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन छोटा सा ब्रीफली होता क्या है। उसके बाद जैसे मान लो हमने दो चीज़ें की है यहाँ पे, डायरेक्शन का पता चल गया, मैग्नीट्यूड की ओर बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो गया कि ये जो आपका वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा अपन समझेंगे जब पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए बी। इसका मतलब ये हुआ मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर मीन्स इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। सिमिलरली इसकी बात करें, इसको ए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। इस पे डिस्कस करें तो ये हो गया पी क्यू ऐसे बोल सकते हैं, या फिर अपन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं। इसको कहें तो डी सी वेक्टर एंड देन मॉड्यूलस, या फिर अपन बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर। ये सभी एक ही चीज़ है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेसिकली द लेंथ और द लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर, मतलब ये जो डायरेक्टेड लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, इसका मेजरमेंट क्या है। जो भी यूनिट होगी ये सेंटीमीटर में, मीटर में मैटर नहीं करता, लेकिन ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपन। वेक्टर हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब थर्ड अपन डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो इस चैप्टर में ये ज़्यादा रोल पे नहीं करता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, बट नेक्स्ट चैप्टर जब 3D से अपन स्टार्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये मान लो अपना 3D सिस्टम हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? अब मैं इसमें एक पॉइंट लेता हूं, ये लेंथ मान लो, ये अक्स मान लेते हैं, ये y कंसिडर करते हैं, और इसको z कंसिडर कर लिया, और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया अपना 0,0,0। ठीक है? तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा इसको P लिया जाता है। ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट x, y, z होंगे। सभी को पता है ये बात। ठीक है? अब इस पॉइंट पोजीशन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होगा, तो हम इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज अ वेक्टर, या फिर पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर
whose initial point is origin and origin को मैं 0,0,0 से डिनोट कर लूं, and terminating point is the given point. मीनिंग क्या निकला? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड द इट्स टर्मिनेटिंग पॉइंट इज द गिवन पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट के लिए अपन पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये जो आपका वेक्टर ओपी बना इसको बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर। तो अपन बोल सकते हैं वेक्टर ओपी। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। किस पॉइंट का? या फिर लिख देता हूं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP। ठीक है, यहां पर P जो पॉइंट है, P इज ए वेरिएबल पॉइंट। P को अपन वेरिएबल मान सकते हैं, एक मूवेबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट मान सकते हैं। तो एक वेरिएबल पॉइंट की सिचुएशन में अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर को बेसिकली R से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना है ये बात, काफ़ी जगह 3D में बहुत यूज आएगा ये R। क्या होता है? जब x y z के साथ में अपन पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट P के लिए, P को एक मूविंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो भी अपना P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको R वेक्टर से डिनोट किया जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, बात करें। मान लो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड, ओपी पॉइंट का मैग्नीट्यूड और कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, चाहे तो ऐसे डिनोट कर दो या फिर ऐसे डिनोट कर दो, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। यदि स्मॉल r डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है आपके पोजीशन वेक्टर का। और इसका जो फॉर्मूला है, अभी तो मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन ये हुआ कैसे, एक्चुअली क्या प्रोसेस रही होगी इसके लिए, ये अपन बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे एक्सप्लेन करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए समझना और मेरे लिए एक्सप्लेन करना, क्योंकि तब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें इसकी सीख चुके होंगे। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब एक छोटा सा स्टेटमेंट और इस बीच में घुसा देता हूं मैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, या फिर चलो जब इसके काइंड्स पढ़ेंगे ना उस टाइम पे ही अपन डिस्कस कर लेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका भी और काफ़ी जगह यूज आएगा। तो जब अपन उसके काइंड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तब उस टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप ये वाला कॉपी कर लें। अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? ये अपन डिनोट करते हैं DC से भी, D फॉर डायरेक्शन एंड C फॉर कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके ऊपर 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये मान लो अपना हो गया कार्टेशियन सिस्टम। ये चलो पूरे को डार्क कर लेते हैं, और ये अपना हो गया पॉइंट P, x, y, z। ठीक है, ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट हो गया O, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इस लेंथ की बात करें तो ये x होगी, कौन सी वाली? ये वाली। और ये इसकी बात करें तो ये y होगी, और इसकी बात करें तो ये होगी z। कौन सी? यहां से लेके यहां तक। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और इनका यूज कहां आता है। तो 2D में, 2D प्लेन के ऊपर अपन ने यू फिक्स कर दिया कि भी एक्स एक्सिस के साथ में
लाइन में देखो अर्लियर क्लासेस में अपन 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था कि स्लोप क्या होता है एक लाइन का। एक लाइन का स्लोप वो होता है कि जो एक्स एक्सिस के साथ में उसके इंक्लिनेशन को हमें इंडिकेट करवाता है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो वैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस, इंक्लिनेशन का मतलब हो गया आपका एंगल बताता है, वैसे डायरेक्शन कोसाइन भी यहाँ पर एंगल बताता है। अब चलो मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में अपन ने 40 डिग्री के एंगल के ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो एक्स एक्सिस के साथ में 40 डिग्री का एंगल डिनोट करने के लिए यूँ मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वेक्टर है। तो ये 40 डिग्री का एंगल बना है, तो ये अपने आप में भी, तो ये देखो ऐसे रोटेट तो कर ही सकता है ना भाई, ये फ्री है, स्पेस में है, 3D में है, तो ये आगे पीछे तो हो सकता है ना 40 डिग्री के साथ में। तो मतलब ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को फिक्स नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। भाई एक्स एक्सिस के साथ में तो हमें पता चल गया कि 40 डिग्री का है, लेकिन जैसे ये थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ तो फिर वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में जो इसका इंक्लिनेशंस हैं या जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हमें ये वेक्टर फिक्स करने के लिए हमें सभी के लिए एंगल कैलकुलेट करना होता है, जिसमें एक्स एक्सिस के साथ में यदि जो एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं मान लो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में, ये वाई एक्सिस के साथ में हो गया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में ये वाला जो एंगल बना इसको बोल लेते हैं अपन गामा। क्लियर है बात यहाँ तक? देखो ये तो वैसे तो थोड़ा सा मैं इसको यू नीचे कर लेता हूँ, इजी समझ में आएगा, यू मान लो, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे ज्वाइन करवा लूँ, ये वाला, यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज लेना। मैं इस ट्रायंगल को सेपरेटली डिनोट कर रहा हूं, ये पॉइंट मान लो मैंने ए ले लिया, ये पी है, ये ओ है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका यहाँ पे ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये आपके सरफेस के बिल्कुल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट लाई कर रही है, और ये सरफेस जो है, ये वाला सरफेस कौन से, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि ये सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है बात यहाँ तक। दूसरा पॉइंट पी यहाँ ले लो और ओ यहाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओ पी ए, पी ओ ए, पी ओ ए, ये एंगल तो हो गया आपका अल्फा, देखो यहाँ से पी ओ ए इज अल्फा, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, इसके कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं। तो मतलब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो ये हो गया ओ ए, ओ ए, ये लेंथ कितनी है अक्स, तो अक्स अपॉन, क्लियर है, अक्स अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओपी, ओपी के यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड। हमें अब एक्चुअली अब मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि ओ ए क्या हो गई, एक लेंथ हो गई, ओपी भी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और हमें दोनों मेजरमेंट चाहिए। तो ये लेंथ तो एक्स होगी और ये लेंथ क्या होगी, एक्स वाई जेड के लिए पोजीशन वेक्टर रिसेंटली अपन ने डिस्कस किया था, तो जो कि क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो देखो आगे थोड़ा सा, तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक मैं जहां तक समझता हूं यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। चलिए सिमिलरली कोस बीटा वाई एक्सिस के साथ में, तो ये वाई अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कोस गामा, और ये हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीजें हमें मिलेंगी। अब देखो ये क्या हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि भाई इसको किससे डिनोट कर सकते हैं अपन, मॉडुलस ऑफ आर, और इसको शायद ये लिखा जा सकता है एक्स अपॉन आर। बात समझ में आई यहां तक? सिमिलरली इट कैन बी रिटन दिस फॉर्मेशन ऑल्सो, वाई अपॉन आर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, जेड अपॉन मोड ऑफ आर इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर।
और कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इनको एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन दिया गया है। कोस अल्फा को बोला जा सकता है एल, कोस बीटा को बोला जा सकता है एम और कोस गामा को बोला जा सकता है एन। बात समझ में आई? तो हम यहां से ये बोल सकते हैं L इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कॉमा एम इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, कॉमा एन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। बात समझ में आई यहां तक? तो ये वाला सीन बना है अपना डायरेक्शन कोसाइंस। ये काफी हेल्प करेंगे। ये मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। यदि आपको अल्फा कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है वो उठाओ और उसका जो पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके कोस अल्फा की वैल्यू होगी। और यहाँ से अपन अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा भी, और सिमिलरली गामा भी। अब अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्शन रेशियो। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ डायरेक्शन रेशियोज, फिफ्थ पॉइंट इज, इसी का सेकंड पार्ट मान लेते हैं अपन। और इसको डी आर से डिनोट कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। देखो डायरेक्शन रेशियोज के क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में कहीं पर भी यूज नहीं आएगा। 3D में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे दिया हुआ है, तो हम उसको और ज़्यादा वहाँ पे क्लियरली समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ से भी समझें। तो डायरेक्शन रेशियो एक कोई कुछ वैल्यूज है, जैसे मान लो कि मैंने ए बी सी कोई 3 वैल्यूज ली, तो इन वैल्यूज का डायरेक्शन रेशियोज के साथ में जो रिलेशन बनेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं 3 numbers A, B, C are such that they are proportional to the direction ratios. 3 numbers मैंने A, B, C लिया, मान लो मैंने ये ले लिया, are proportional to the डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बात यहां तक? कोई 3 नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में क्या हो, प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे मान लो कि मैंने लिया ए अपॉन डायरेक्शन ए आपका क्या है एल, इज इक्वल्स टू बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन। और प्रोपोर्शनल तो कोई एक वैल्यू देगा, मान लो कि मैंने वो ले ली कांस्टेंट वैल्यू के ले ली। मतलब इनका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आएगा, तो इनको अपन ए बी और सी, मतलब कि 3 ऐसे नंबर जिसका इनके साथ में एल के साथ में रेशियो यदि सेम रहता है, तो उन तीनों नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना। एक्चुअली अब देखो यहाँ पे आओ एक बार वापस, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा एल आर, वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा एम आर, एंड जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा एन आर। तो हम एक काम करते हैं, यही जो होते हैं ये वाला और ये वाला, पर्टिकुलरली इस पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। मतलब ए तो क्या हो गया एल आर अपॉन एन इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर कितना आएगा देखो आर। बी की जगह रखो एम आर अपॉन एम, तो ये भी कितना आया आर। सी की जगह रखेंगे एन आर अपॉन एन इज इक्वल्स टू आर, और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और सी क्या क्या हुए, एल आर एम आर और एन आर। बात समझ में आई? और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में तो इसका ज़्यादा कोई खास रोल प्ले नहीं करता है ये पोर्शन, लेकिन आगे वाले चैप्टर में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे है, तो हम वहाँ पे इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आराम से समझ में भी आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं होती किसी पोर्शन को लेके, तो कभी कभी थोड़ा ड्यू रह सकता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का म्यूचुअली रिलेशन क्या होता है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। देखो पहला रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो एल देखो यहाँ पे क्या, एल ये रहा, एम ये रहा, एन ये रहा, रख के देख लो,
भाई एल की जगह रखा अपन ने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एन स्क्वायर इज जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और रिजल्ट क्या आ गया 1। इसका मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात यहां तक? सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब देखो अपने पास इसके इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स और बचते हैं। एक तो बचता है अपने पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, एंड द लास्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइप ऑफ वेक्टर तो पूरे चैप्टर में ही आपको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने का मतलब हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये अप्लाई हो जाएगा, और जो पोजीशन वेक्टर है वो हर एक क्वेश्चन का बेसिक स्टेटमेंट ही मान लो, चाहे पोजीशन ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे मान लो, चाहे डीपली मान लो, क्योंकि अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लर्न भी जल्दी हो जाएगा। तो हम बाकी बचे हुए दोनों पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।